गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो बच्चों आप? मैं डिम्पल सैनी आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आ जाइए फटाफट से। और आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी बोर्ड 12th क्लास हिंदी। और इसमें हमारी जो बुक चल रही है वितान भाग 2 चल रही है। वितान भाग 2 में हम फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं सिल्वर वेडिंग। मनोहर श्याम जोशी जी ने लिखा है ये चैप्टर। इसका फर्स्ट लेक्चर हमने कर लिया था, यानी कि फर्स्ट लेक्चर में हमने यशोधर बाबू जी की कहानी जो थी उसको स्टार्ट कर दिया था ऑलमोस्ट तरीके से हमने। और इसे क्योंकि आज उनकी सिल्वर वेडिंग है, उनकी शादी के उनके विवाह के 25 वर्ष पूरे हो चुके हैं, तो 25वीं शादी की सालगिरह है। उसको उन्होंने तो इतना अच्छे से सेलिब्रेट नहीं किया क्योंकि वो किशनदा की प्रेरणा से अपने जीवन यापन करते थे। किशनदा ने जो जिस तरह से अपना जीवन यापन करा उसी तरह से किशनदा से ज़्यादा प्रेरित थे, तो उन्हीं की तरह वो उनका अनुकरण करते थे, लेकिन अंतर्मन से नहीं कर पाते थे क्योंकि उनके विचार और किशनदा के विचार काफी बदले हुए थे। लेकिन फिर भी वो ऐसा सोचते थे कि मैं किशनदा जैसा बन जाऊं। जो कृष्णानंद पांडे जो थे इसमें एक पात्र जिनकी यहाँ पर कोई ऐसा कोई वार्तालाप या कोई संवाद प्रस्तुत नहीं किया गया है या कोई कहानी नहीं है, सिर्फ बताया गया है कि कृष्णानंद पांडे वे व्यक्ति है जिन्होंने यशोधर बाबू को शहर में आने के बाद में सहारा दिया था और उसके बाद नौकरी दिलवाई थी। तो इतना सहारा करने मतलब इतनी सहायता करने के बाद जो यशोधर बाबू है कृष्णानंद पांडे यानी किशनदा का बहुत बहुत आभार मानते थे। कहानी का अंत हमने जहां तक कहानी को पढ़ा था वो इस प्रकार का था कि अब सब जगह से बिरला मंदिर होते हुए सब्जी वगैरह लेते हुए और मंदिर में सत्संग सुनते हुए जब वाईडी पंत यानी कि यशोधर बाबू जो है वो अपने क्वार्टर तक पहुंचते हैं, वहां पर लिखा था उनकी एक नेम प्लेट की एक तख्ती बनी हुई थी, उसमें लिखा हुआ था वाईडी पंत। अब जब पहुंचते तो उनको ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग जो है विदा ले रहे हैं और बहुत सारी गाड़ियां उनके घर के आगे खड़ी है, उनके क्वार्टर के आगे खड़ी है, तो उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो बस यहीं से अब स्टार्ट होगा कि जब वो देखते हैं कि बहुत से लोग कुछ लोग जो है उनके घर के जो सदस्य हैं उनसे विदा ले रहे थे और कुछ गाड़ियां खड़ी हुई थी, भीड़ भाड़ सी लग रही थी, तो ये क्यों हो रहा था, तो अब हम आगे की कहानी को पढ़ेंगे। तो आ जाइए बच्चों फटाफट से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग राज चौबे। ओके, तो ये हमारा है सेकेंड लेक्चर। तो पर जब उन्होंने देखा कि उनके क्वार्टर के बाहर बहुत सारी गाड़ियां खड़ी हुई है और कुछ लोग जो विदा ले रहे हैं, उसके बाद क्या हुआ, बाहर बरामदे में रंगीन कागज की झालरें और गुब्बारे लटके हुए थे। मतलब डेकोरेशन होता है ना, कुछ पार्टी वगैरह करते हैं, जब डेकोरेशन करते हैं वो डेकोरेशन वाईडी पंत को यानी कि यशोधर बाबू को डेकोरेशन यहाँ पर लग रहा था। रंग बिरंगी रोशनियां जली हुई है, लटके हुए थे और रंग बिरंगी रोशनियां जली हुई थी। फिर उन्हें अपना बड़ा बेटा भूषण पहचान में आया, जिससे कार में बैठा हुआ कोई साहब हाथ मिला रहा था और कह रहा था गिव माई वार्म रिगार्ड्स टू योर फादर, कि भाई मेरा जो बहुत सम्मान है या मैं जो रिगार्ड देना चाहते हूँ तो अपने पिता को दीजिएगा, ठीक है। इस तरह से जो साहब थे वो भूषण को कह रहे थे। यशोधर बाबू ठिठक गए। एकदम से उनको लगा कि भाई इसके पिता तो मैं हूँ, भाई भूषण के पिता तो यशोधर बाबू थे, अब पिता के लिए ऐसा क्यों कहा गया है। तो उन्होंने अपने से पूछा क्यों आज मेरे क्वार्टर में यह क्या हो रहा होगा। उसका जवाब भी उन्होंने अपने को खुद को ही दे दिया, जो करते होंगे यह लौंडे मोंडे, इनकी माया यही जाने। क्योंकि अब चिढ़ गए थे। ये यशोधर बाबू जिस एज में है, क्योंकि रिटायरमेंट आने वाला उनका, और उस समय थोड़ा सा चिड़चिड़ाहट सी रहती है, तो वो चिढ़ गए थे और चिढ़ने के कारण वो ऐसा बोल रहे करते होंगे ये लड़के वड़के, लौंडे मोंडे का मतलब होता है लड़के वड़के जो भी है वो करते होंगे, इनकी यह माया यही जाने, ये क्या करना चाहते क्या नहीं करना चाहते, ठीक है। यशोधर बाबू का ध्यान इस ओर गया कि उनकी पत्नी और उनकी बेटी भी कुछ मेहमानों को विदा करते हुए बरामदे में खड़ी है। लड़की जीन और बगैर बाह का टॉप पहने हैं। यशोधर बाबू उससे कई मर्तबा का मतलब होता है कई बार कह चुके हैं कि तुम्हारी यह पतलून और सैंडो बनने वाली ड्रेस मुझे तो समहाउ इम्प्रॉपर मालूम होती है, कि तुम्हारी ये जो पतलून यानी कि तुम जो ये पैंट पहनती हो और जो सैंडो बनियान जो होती है बिल्कुल पट्टी वाली, इस तरह का जो तुम टॉप पहनती हो, मुझे बिल्कुल भी सही व्यवस्थित तरीके का नहीं लगता है। कई बार कह दिया, लेकिन बच्चे थे, आधुनिक समय के थे, नहीं मान रहे थे। यशोधर बाबू उनको बार बार इन बातों से अवगत करा रहे थे, लेकिन क्योंकि वो संस्कृति सभ्यता को बनाए रखना चाहते हैं। तो यहीं पर दो जनरेशन के बीच में जब भी कोई मतभेद होता है तो वो यहीं पर होता है। लेकिन वह भी जिद्दी ऐसी है कि इसे ही पहनती है और पत्नी भी उसी की तरफदारी करती है। कहती है वह सिर पर पल्लू वल्लू मैंने कर लिया बहू तुम्हारे कहने पर, समझे, मेरी बेटी वही करेगी जो दुनिया कर रही है। पुत्री का पक्ष लेने वाली यह पत्नी इस समय ओंठों पर लाली और बालों पर खिजाब लगाए हुए थी, जबकि ये दोनों ही चीजें आप कुछ भी कहिए यशोधर बाबू को समहाउ इम्प्रॉपर मालूम होती है, अव्यवस्थित लगता है, सब कुछ ऐसा लगता है जो हमारे लिए सही नहीं है।
आधुनिक किस्म के अजनबी लोगों की भीड़ देखकर यशोधर बाबू अंधेरे में ही दुबके रहे। मतलब ये जो आधुनिक समय के लोग लग रहे थे, कोट वोट पहन के टाई वाई बांध के, जो नए समय के लोग लग रहे थे, कार में आए थे, काफी बड़े लोग लग रहे थे और काफी लग्जरी लाइफ उनकी लग रही थी। तो ऐसा जब उनको लगा कि आधुनिक समय के लोग हैं, क्योंकि उनके परिवारजनों के साथ में जो संपर्क स्थापित कर रहे थे, तो उनका यही था कि ये आधुनिक समय के लोग हो सकते हैं। तो उनको है ना ऐसा लगा कि मैं इनका सामना मुझे नहीं करना है, इसलिए वो अंधेरे में ही एक तरफ खड़े रहे कि कोई मुझे पहचाने नहीं और मुझसे बात न करे, उनसे वो संपर्क बनाना नहीं चाहते थे। उनके बच्चों को इसलिए शिकायत है कि अब्बा तो एलडीसी टाइपों से भी मिक्स रहते हैं। एलडीसी जो क्लर्क होते हैं, बाबू जो होते हैं, बस वो इसी टाइप के लोगों में मिलजुल कर रहते हैं। हम लोगों के जैसे जो हमारी सोसाइटी के जो लोग हैं या हमारे समाज के लोग हैं, हम जहाँ पर उठते बैठते, उन लोगों से इनका कोई मेल माला नहीं है। जब कार वाले लोग चले गए तब यशोधर बाबू ने अपनी क्वार्टर में कदम रखने का साहस जुटाया। भीतर सब अभी पार्टी चल रही थी। उनके पुत्र पुत्रियों के कई मित्र और उनके कुछ रिश्तेदार जमे हुए थे। उनके बड़े बेटे ने झिड़की सी सुनाई, अब्बा आप भी हद करते हैं, सिल्वर वेडिंग के दिन 8:30 बजे तक घर पहुंचे, अभी तक मेरे बॉस आपकी राह देख रहे थे। तो क्या एक बात बताइए बच्चों, तो अगर सिल्वर वेडिंग की पार्टी करनी थी तो यशोधर बाबू को उनके बच्चों ने बताया था कि आपके लिए हमने कोई आयोजन रखा है, कोई यहाँ पर कोई सेरेमनी कर रही है, सेलिब्रेट कर रहे हैं उसको, या कुछ ऐसा कोई इंफॉर्मेशन दी थी जो यशोधर बाबू आ जाते। मतलब शिकायत कौन कर रहे, बेटा कर रहा है, बल्कि शिकायत किसको करनी चाहिए थी, पिता को करनी चाहिए थी। क्यों? क्योंकि वो तो इन सारी चीजों से अनभिज्ञ थे, उन्हें तो पता ही नहीं था, मालूम ही नहीं था यह सारी चीजें। जो आज यहाँ पर यशोधर बाबू का जो बेटा है, बड़ा बेटा, वो कह रहा है कि आपको पता नहीं कि सिल्वर वेडिंग के दिन आप 8 बजे आए हो। हम लोगों के यहाँ सिल्वर वेडिंग कब से होने लगी है? यशोधर बाबू ने शर्मीली हंसी हंसकर कही कि हम लोगों के यहाँ कब से होने लगी है, पहली बार है। वैसे देखा जाए तो यशोधर बाबू की तो पहली बार ही सिल्वर वेडिंग आई थी, तो वो ऐसा प्रश्न क्यों कर रहे हैं? सिल्वर वेडिंग हर साल थोड़ी ना आती है, या उनसे पहले उनके बच्चों की थोड़ी ना आएगी। बच्चों की तो अभी शादी हुई है, विवाह हुआ है, तो अगर नहीं भी हुआ है तो हो जाएगा, तब भी फिर भी सिल्वर वेडिंग तो उनके बच्चों की नहीं आएगी, आएगी तो माता पिता की आएगी। तो वो कह रहे हमारे यहाँ कब होती है? तो वो पूरी तरह से मतलब जो परिवर्तनशील समाज था उसके साथ में वे तालमेल नहीं बिठा पा रहे थे, खास करके अपने परिवार से। कोई भी मनुष्य अपने परिवार से ही सबसे पहले रूबरू होता है हर चीज से, तो परिवार की चीजें ही उसको थोड़ी सी खटकनी शुरू हो जाती। जब से तुम्हारा बेटा 1500 माहवार का मतलब होता है महीना, क्या होता है? महीना कमाने लगा, तब से यह टिप्पणी थी कि चंद्रदत्त तिवारी की जो इसी साल SAS पास हुआ है, दूर के रिश्ते से यशोधर बाबू का भांजा लगता है। यशोधर बाबू को अपने बेटे से तमाम का मतलब होता है सारी तरह की, सभी तरह की शिकायतें हैं, लेकिन कुल मिलाकर उन्हें यह अच्छा लगता है कि लोग बाग उन्हें ईर्ष्या का पात्र समझते हैं। किसका पात्र समझते हैं? ईर्ष्या का। अब क्यों समझते हैं? जिनसे पात्र कौन होता है, ईर्ष्या का पात्र कौन होता है? जिनसे ईर्ष्या की जाती है, यानी कि उनका जो लाइफस्टाइल कुछ ऐसा है कि लोग उनसे जलते होंगे। हो सकता है क्यों? क्योंकि उनके बेटे इतना ग्रो कर रहे हैं, इतनी प्रगति कर रहे हैं, इतना विकास कर रहे हैं, इसलिए। भले ही उन्हें भूषण का गैर सरकारी नौकरी करना समझ में ना आता हो, यह बखूबी समझते हैं कि इतनी छोटी उम्र में 1500 माहवार प्लस कन्वेंशन अलाउंस एंड तुम्हारा अदर पर्क्स पा जाना कोई मामूली बात नहीं है। इसी तरह भले यशोधर बाबू ने बेटों की खरीदी की हुई हर नई चीज के संदर्भ में यह टिप्पणी की हो कि ये क्या हुआ, समहाउ मेरी तो समझ में आता ही नहीं है। कोई भी नई चीज खरीद ली है, चाहे उन्होंने सोफा खरीद लिया है, चाहे उन्होंने टीवी खरीद लिया है, जो कुछ भी घर में कोई चीज खरीद ली है, उसके बाद वो कहते हैं कि मुझे तो ये थोड़ा सा समझ में नहीं आता है, अव्यवस्थित सा लगता है, इसकी क्या जरूरत थी। तथापि उन्हें कहीं इस बात से थोड़ी खुशी भी होती है कि ये चीज के आ जाने से उन्हें नए दौर के निश्चय ही गलत मानकों के अनुसार बड़ा आदमी मान लिया जा रहा है, कि भले ही वे समर्थन न कर रहे हो, लेकिन उनके पुत्रों की वजह से, उनके बेटों की लाई हुई चीजों की वजह से, उनके आसपास के जो माहौल है उसमें उनको कहा जा रहा है कि काफी बड़े लोग हैं, बड़े लोग। क्योंकि आजकल बड़े लोग क्या होते हैं बच्चों? जो पैसे वाले लोग होते हैं वो बड़े लोग होते हैं। मिसाल के लिए जब बेटों ने गैस का चूल्हा जुटाया तब यशोधर बाबू ने उसका विरोध किया, और आज भी वह यही कहते हैं कि इस पर बनी रोटी मुझे तो समहाउ रोटी जैसी लगती है, मतलब अच्छी नहीं लगती है। तथापि ये जानते हैं कि गैस न होने पर वह इस नगर में चपरासी श्रेणी के मान लिए जाते हैं। इसी तरह फ्रिज के संदर्भ में आज भी यशोधर बाबू यही कहते हैं कि मेरी समझ में आज तक यह नहीं आया कि इसका फायदा क्या है।
बासी खाना खाना अच्छी आदत नहीं है, लेकिन फिर भी लग्जरी अगर उनके घर में हो रही है तो उसका प्रभाव आसपास के लोगों पर पूरा पड़ता है। और ये ठहरा इसी काम का कि सुबह बना के रख दिया जाए और शाम को खाया। इसमें रखा हुआ खाना पानी भी मेरे तो मन को नहीं लगा, गला पकड़ लेता है। कहते हैं मगर इस बात से संतुष्ट होते कि घर आए साधारण हैसियत वाले मेहमान इस फ्रिज का पानी पीकर अपने को धन्य अनुभव करते हैं, कि वो सोचते कि चलो इस घर में आए तो फ्रिज का पानी पीने को मिलेगा, है ना। आजकल तो बच्चों हर घर में फ्रिज मिलता है, ये तो उस समय की बात है जब हर घर में नहीं होता था। अपनी सिल्वर वेडिंग की यह भव्य पार्टी भी यशोधर बाबू को समहाउ इम्प्रॉपर ही लगी, तथापि उन इस बात से संतोष हुआ कि जिस अनाथ यशोधर के जन्मदिन पर कभी लड्डू भी नहीं आए, आज जिसने अपना विवाह भी कोऑपरेटिव से 2-4 हजार कर्जा निकाल कर किया बगैर किसी खास धूमधाम के, उसके विवाह की 25वीं वर्षगांठ पर केक, 4 तरह की मिठाई, 4 तरह की नमकीन, फल, कोल्ड ड्रिंक्स, चाय, सब कुछ मौजूद है। इतना तो शादी में भी उन्होंने नहीं किया था। गिरीश बोला, मुझे आज सुबह बैठे बैठे याद आया कि आपकी शादी 6 फरवरी 1947 को हुई थी। इस हिसाब से आज उसे 25 साल हो गए हैं। मैंने आपके दफ्तर फोन किया लेकिन शायद आपका फोन खराब था, तब मैंने भूषण को फोन किया। भूषण ने कहा शाम को आ जाइए, पार्टी करते हैं, अपने बॉस को भी बुला लूंगा इसी बहाने। अब पूरी बात बता रहे दोनों बच्चे, भूषण और गिरीश जो है वो दोनों बता रहे हैं कि कैसे हमने पार्टी का आयोजन करा था, अपने पिता को बता रहे। गिरीश यशोधर बाबू की पत्नी का चचेरा भाई है, अच्छा है, कजिन चचेरा भाई, यानी कि पत्नी का चचेरा भाई है, इसका मतलब ये साला है। यशोधर बाबू का कौन हो गया, साला। बड़ी कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर है और इसकी सहायता से ही यशोधर बाबू के बेटे को अपना यह संपन्न साला समहाउ भयंकर ओछाट और यानी ओछेपन का धनी मालूम होता है। बहुत छोटी सोच वाला लगता है यशोधर बाबू को, ये समझ में नहीं आता है, समहाउ इम्प्रॉपर है उनके लिए। उनका जो साला है गिरीश, वो यशोधर बाबू के लिए समहाउ इम्प्रॉपर है। उन्हें लगता है कि इसी ने भूषण को बिगाड़ दिया है। कभी कभी कहते हैं कि ऐसा तो पत्नी बरस पड़ती है, जिंदगी बना दी तुम्हारे 2nd क्लास BA बेटे की, कहते हैं तो बिगाड़ दिया, और कभी कहते हो कि इसने बिगाड़ दिया। भूषण ने अपने मित्रों सहयोगियों का यशोधर बाबू से परिचय कराना शुरू किया। मतलब भूषण ने भी अपने रिश्तेदारों को या अपने फ्रेंड सर्किल को बुला लिया था अपने अपनी जीजी के सिल्वर वेडिंग पार्टी में, लेकिन जिनकी थी ना वही अनुपस्थित थे। ठीक है, उनकी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे का थैंक यू कहकर जवाब देते हुए जिन लोगों का नाम पहले बता दिया गया हो, उनकी ओर वाईडी पंत, होम मिनिस्टर भूषण फादर कहकर स्वयं हाथ बढ़ाते हुए यशोधर बाबू ने हर चंद यह जताने की कोशिश की कि भले ही वह संस्कारी कुमाऊनी है तथा विलायती रीति रिवाज से भी भली भांति परिचित है। किशनदा कहा करते थे कि आना सब कुछ चाहिए, सीखना हर एक की बात ठहरी, लेकिन अपनी छोड़नी नहीं चाहिए। सब कुछ सीखो, सब कुछ आना चाहिए, ठीक है, जो नया है उसको वो उसे भी आना चाहिए, लेकिन जो हमारा पुराना है, खुद का है, अपना है, अपनी नहीं छोड़नी चाहिए। अपने संस्कृति और अपनी सभ्यता को कभी त्याग नहीं करना चाहिए। टाई सूट पहनना आना चाहिए, लेकिन धोती कुर्ता अपनी पोशाक यह नहीं भूलना चाहिए। अब बच्चों ने एक और विलायती परंपरा के लिए आग्रह किया। विलायती का मतलब क्या होता है, विदेशी। एक और आग्रह किया, भाई क्या आग्रह किया कि यशोधर बाबू अपनी पत्नी के साथ केक काटे। घरवाली पहले थोड़ा सा शर्माई, लेकिन जब बेटी ने हाथ खींचा तब उसे केक के पीछे जा खड़ी होने में कोई हिचक नहीं हुई। वहीं से उसने पति को भी पुकारा। किसने, भाई यशोधर बाबू की पत्नी ने। यशोधर बाबू को केक काटना बचकानी बात मालूम हुई, बिल्कुल भी बच्चों जैसी। बच्चे कैसे करते, छोटे बच्चों का केक काटे तो चलो चलता है, आजकल तो वैसे भी बहुत कम केक काटा जाता है। नहीं, मैं गलत बोल रही हूँ, बहुत ज्यादा केक काटा जाता है। बच्चे का हैप्पी बर्थडे 1 साल बाद आता है, लेकिन हर महीने उसका जन्मदिन मनाया जाता है। तो केक काटो और जन्मदिन मनाओ, तो जिस दिन फिर वास्तविक जन्मदिन आता है उस दिन तो इतना कोई उत्साह नहीं रहता है, क्योंकि हम तो हर महीने कर रहे हैं, है ना। बेटी उन्हें लगभग खींच कर ले गई। यशोधर बाबू ने कहा somehow I don't like all this, कि मुझे ये सारी चीजें ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन anyway, उन्होंने 44 यानी कि 44 केक काट ही दिए। अच्छा, 44 जितने लोग आए थे ना वो सभी केक लेकर आए थे, तो 44 केक काट ही दिया। 44 केक काट ही दिया। गिरीश ने उनकी यह अनमनी किंतु संतुष्ट छवि कैमरे में कैद कर ली। अब पति पत्नी से कहा गया कि वे केक से मुंह मीठा करें और एक दूसरे का मुंह मीठा करें। पत्नी ने खा लिया, मगर यशोधर बाबू ने इनकार कर दिया।
उनका कहना था कि मैं केक नहीं खाता, इसमें अंडा पड़ा होता है। उन्हें याद दिलाया गया कि अभी कुछ वर्षों पहले तक तो आप मांसाहारी थे भाई, मतलब उनको फिर उनके जो भी घर वाले सारे घर के लोग सदस्य वो कह रहे कि भाई कुछ समय तो पहले आप मांसाहारी थे और आज अचानक से आप शाकाहारी हो गए। क्योंकि केक में अंडा पड़ता है इसलिए आप केक नहीं खा रहे हो, लेकिन डायरेक्टली आपने जो मांस खाया था पहले उसका क्या है। तो ये तो वो बात हो गई कि 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को जाए, है ना। एक कहावत है कि बहुत सारे बुरे काम करने के बाद में अब आप भक्ति में जुड़े हो तो फिर कुछ नहीं हो सकता है। तो क्या उन कामों का, उन बुरे कामों का हिसाब आपको नहीं देना पड़ेगा क्या? देना पड़ेगा ना। वो तो एक टुकड़ा केक खा लेने में क्या हो जाएगा, लेकिन वह नहीं माने। तब उनसे वो अनुरोध किया गया कि लड्डू ही खा ले। तो भूषण के एक मित्र ने लड्डू उठाकर उनके मुंह में धंसने का यत्न किया, धंसने का होगा, लेकिन यशोधर बाबू इसके लिए भी राजी नहीं हुए। कुल मिलाकर यशोधर बाबू है ना, खाना ही नहीं चाहते थे, केक का नहीं। जब लड्डू तो शाकाहारी होता है, फिर वो क्यों नहीं खाया भाई उन्होंने? इसका मतलब वो उस पार्टी में पूरी तरह से अंतर्मन से शामिल नहीं होना चाहते थे, शरीक नहीं होना चाहते थे, उसमें सम्मिलित नहीं होना चाहते थे और उनके कहे गए कार्यों को वो निभाना नहीं चाहते थे। नहीं, आप सब लोग खाइए। यशोधर बाबू ने बच्चों के दोस्तों से कहा, प्लीज गो हेड, नो फॉर्मेलिटी, प्लीज मुझे जाने दीजिए, जाइए, किसी प्रकार की कोई औपचारिकता न करिए। यशोधर बाबू ने आज पूजा में कुछ ज्यादा ही देर लगाई, इतनी देर की ज्यादातर मेहमान उठकर चले गए। अब यशोधर बाबू ये सब जान करके कर रहे थे कि मैं ज्यादा समय लगाऊंगा तो मेहमान सारे चले जाएंगे, तो सही है, बढ़िया है, अच्छा है, मुझे एकांत चाहिए, मुझे ये सारा जो तमाशा धमाचा है वो मुझे नहीं चाहिए। उनकी पत्नी, उनके बच्चे बारी बारी से आकर झांक रहे थे, कहते हैं जल्दी कीजिए, मेहमान लोग जा रहे हैं। पत्नी बच्चे सोच रहे थे कब उठे, लेकिन यशोधर बाबू तो उठने का नाम नहीं ले। वो तो चाहते ही थे कि सारे जो मेहमान है वो चले जाए। शाम की 15 मिनट की पूजा को लगभग 25 मिनट तक खींच लेने के बाद भी जब बैठक से मेहमानों की आवाजें आती सुनाई दी, तब यशोधर बाबू पद्मासन साध कर ध्यान लगाने बैठ गए, मेडिटेशन करने लग गए बच्चों। वह चाहते थे कि उन्हें प्रकाश का एक नीला बिंदु दिखाई दे, मगर उन्हें किशनदा दिखाई दे रहे थे। यशोधर बाबू किशनदा से पूछ रहे थे कि जो हुआ होगा से आप कैसे मर गए, मतलब आपके साथ जो भी हुआ होगा, कुछ भी हुआ होगा, इससे आप मर कैसे गए, आपकी मृत्यु कैसे हो गई। किशनदा कह रहे थे कि भाऊ सभी जन इसी जो हुआ होगा से मरते हैं, कि जो हुआ होगा का मतलब है सभी की एक ना एक दिन ऐसा समय सभी के जीवन में आता है कि कोई ना कोई कारण होता है जिससे मृत्यु होती है। तो मृत्यु का कारण निश्चित होता है, अगर मृत्यु निश्चित है तो वो कारण भी निश्चित होता है। तो निश्चित कारण से ही व्यक्ति मरता है, तो बीमारी से मर जाएगा, दुर्घटना से मर जाएगा, किसी भी तरीके से उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो जो किशनदा है उनके ध्यान में आकर वो कह रहे हैं कि जो हुआ होगा से सभी की मृत्यु हो जाती है। गृहस्थ हो, ब्रह्मचारी हो, अमीर हो, गरीब हो, मरते जो हुआ होगा से ही है। मतलब जो भी होगा, जब हम बोलते भाई कैसे हुआ, ये ऐसा हुआ, भाई ऐसा हुआ, रात को सो रहे थे, अच्छे से खाना खाया था, पता नहीं सुबह उठ के देखा तो जीवित ही नहीं है। फिर कोई और, हम चले गए कहीं पर, फिर उनसे पूछा भाई क्या हुआ जी, कैसे गुजर गए भाई, कैसे उनका देहांत हो गया। भाई जा रहे थे रास्ते में, पता नहीं हाथ दर्द हुआ, सांस अटकी और देहांत हो गया। फिर एक से पूछा भाई क्या हुआ, भाई रास्ते में जा रहे थे, टक्कर हो गई, सिर में लग गई और कारण ये जो हुआ। लेकिन उनका निश्चित था जाना। निश्चित होने के बाद में कारण भी निश्चित होता है कि कोई ना कोई कारण से ही जाता है। जो हुआ होगा मतलब कि किसी ना किसी कारण से ही सभी की मृत्यु होती है। हाँ, शुरू में और आखिर में सब अकेले ही होते हैं, अपना कोई नहीं ठहरा दुनिया में, बस अपना नियम अपना हुआ है कि आप अपने नियम से जो जीवन जी रहे हो वो आपका है। यशोधर बाबू ने पाजामा कुर्ते पर उन्हीं ड्रेसिंग गाउन पहने, सिर पर गोल विलायती टोपी, पांव में देशी खड़ाऊ और हाथ में डंडा धारण किए। इस किशनदा से अकेलेपन के विषय में बहस करनी चाहिए, उनका विरोध करने के लिए नहीं, बल्कि बात कुछ और अच्छी तरह समझने के लिए। हर रविवार किशनदा शाम को ठीक 4 बजे यशोधर बाबू के घर आया करते थे। उनके लिए गर्मा गर्म चाय बनवाई जाती थी। उनका कहना था कि जिसे फूंक मार कर न पीना पड़े वह चाय कैसी। चाय सुड़कते हुए किशनदा प्रवचन करते थे, अच्छी बातें, प्रवचन का मतलब होता है अच्छी बातें बोलते थे। यशोधर बाबू बीच बीच में शंकाएं उठाते थे, शंका यानी कि प्रश्न करते थे। कोई भी प्रवचन कर रहे हो और कोई भी डाउट्स आ जाता है तो वो डाउट्स रख देते थे, कि शंका का मतलब क्या होता है, डाउट। तो जो भी डाउट आते थे वो उनके सामने रख देते थे और उनका वो हल निकाल लेते थे किशनदा।
यशोधर बाबू को लगता है कि किशनदा आज भी मेरा मार्गदर्शन कर सकेंगे और बता सकेंगे कि मेरे बीवी बच्चे जो कुछ भी कर रहे हैं उसके विषय में मेरा रवैया क्या होना चाहिए। लेकिन किशनदा तो वही अकेलेपन का खटराग अलापने पर आमादा रहते थे, मालूम होते थे। आमादा का मतलब होता है तैयार, हमेशा अकेलेपन, क्योंकि किशनदा कैसे थे, अकेले ही रहते थे और अकेले ही गुजरे थे। कैसी बीवी, कहाँ के बच्चे, सब यह माया ठहरी और यह तो भूषण आज इतना उछल रहा है, वह भी किसी दिन इतना ही अकेला और असहाय अनुभव करेगा जितना कि आज तू कर रहा है। वो किशनदा तो नहीं बोल रहा है, लेकिन यशोधर बाबू क्योंकि किशनदा को अपने अंदर महसूस कर रहे हैं, तो वो ऐसा लग रहा है कि मेरे जो विचार है वो किशनदा के विचार है, तो मैं जो सोच रहा हूँ वो किशनदा ने मुझे बोला होगा। यशोधर बाबू बात आगे बढ़ाते, लेकिन उनकी घरवाली उन्हें झिड़कते हुए आ पहुंची कि क्या आज पूजा में ही बैठे रहोगे। यशोधर बाबू आसन से उठे, उन्होंने दबे स्वर में पूछा, मेहमान गए? पत्नी ने बताया, कुछ गए कुछ है। उन्होंने जानना चाहा कि कौन कौन है। आश्वस्त होने पर ही सभी रिश्तेदार ही है। वह उसी लाल गमछे में बैठक में चले गए जिसे पहनकर वह संध्या करने बैठे थे। यह गमछा पहनने की आदत भी उन्हें किशनदा से विरासत में मिली थी। अब गमछा तो पहन लिया, लेकिन बच्चों का क्या होगा देखिए, और उनके बच्चे इसके सख्त खिलाफ थे। अब भाई मेहमानों के बीच में अगर आप कोई इस तरह से आ जाएगा तो एवरीबडी गॉन, सब चले गए क्या, पार्टी ओवर, पार्टी खत्म हो गई। यशोधर बाबू ने मुस्कुराकर अपनी बेटी से पूछा। अब गोया गमछा पहने रखा जा सकता है। उनकी बेटी झल्लाई, लोग चले गए इसका मतलब यह थोड़ी है कि आप गमछा पहनकर बैठक में आ जाए। अब्बा यू आर द लिमिट, कुछ लिमिट में रहिए, मतलब आप ये जो सारी चीजें कर रहे हो उसको थोड़ा सा कम करिए, ठीक है। यहाँ देखिए, बेटी हमें जिसमें सज आएगी वही करेंगे ना, तुम्हारी तरह जीन पहनकर हमें तो सज आती नहीं। कि बेटी, जीन का मतलब है जींस, हम क्या बोलेंगे उसका, जींस बोलेंगे, जींस है वो। कि बेटी देखो, मुझे जो सही लगेगा वो मैं ही करूंगा, मैं तुम्हारी तरह जींस पहन के मुझे सही नहीं लगता है और मैं वो काम नहीं करूंगा। बेटी को कमेंट कर दिया। यशोधर बाबू की दृष्टि मेज पर रखे कुछ पैकेटों पर पड़ी। बोले, ये कौन भूले जा रहा है? भूषण बोला, आपके लिए प्रेजेंस है, खोलिए। प्रेजेंस का मतलब क्या होता है, गिफ्ट है, उपहार है। इस उम्र में क्या हो रहा है, प्रेजेंट वर्जेंट तुम खोलो, तुम ही इस्तेमाल करो, कहकर शर्मीली हंसी हंसे। इसको हटा दो। भूषण सबसे बड़ा पैकेट उठाकर उसे खोलते हुए बोला, इसे तो ले लीजिए, यह मैं आपके लिए लाया हूँ, ऊनी ड्रेसिंग गाउन है। आप सवेरे जब दूध लेने जाते अब्बा फटा पुलोवर पहन के चले जाते हैं, जो बहुत ही बुरा लगता है, आप इसे पहन के जाया कीजिए, ठीक है। बेटी पिता का पाजामा कुर्ता उठा लाई कि इसे पहनकर गाउन पहने। थोड़ा सा नान उच्च करने के बाद यशोधर जी ने इस आग्रह की रक्षा की और गाउन का सेश कसते हुए उन्होंने कहा, अच्छा तो यह ठहरा ड्रेसिंग गाउन, ठीक है। सेश का मतलब क्या होता है, यहाँ पे एक इस तरह से बेल्ट टाइप होता है कपड़े का ही, उसको। उन्होंने कहा कि उनकी आंखों की कोर में जरा सी नमी चमक गई। कोर मतलब कि थोड़ा सा भावुक हो गए। नमी कब हो जाती है आंखों की कोर में, जब आप भावुक हो जाते हो और आपकी आंखें थोड़ी सी गीली हो जाती है। अब गीली क्यों होती है तो आपको पता है। यह कहना मुश्किल है कि इस घड़ी उन्हें यह बात चुभ गई कि उनका बेटा जो ये कह रहा है कि आप सवेरे ड्रेसिंग गाउन पहनकर दूध लाने जाया करें, वह यह नहीं कह रहा है कि दूध में ला दिया करूंगा। बिल्कुल यही चाहते हैं पेरेंट्स जो है, अपने बच्चे बड़े हो जाते हैं उनसे यही चाहते हैं कि बच्चे जिम्मेदारी लेना सीख जाए, बच्चे जिम्मेदारियों का एहसास करे, बस वे यही चाहते हैं। मैं ला दिया करूंगा, या इस गाउन को पहनकर उनके अंगों में वह किशनदा उतर आया है जिसकी मौत जो हुआ होगा से हुई थी, यानी कि जो भी उनके साथ हुआ होगा उससे हुई थी, ठीक है। तो बच्चों यहाँ देखिए, हमारा जो चैप्टर है जो हुआ होगा से हुई थी, अब उनको थोड़ा सा अजीब सा लगा कि बच्चे जो है जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं। तो चलिए आप करते हैं बच्चों हम यहाँ पर हमारे क्वेश्चन आंसर। तो ये हमारे प्रश्न उत्तर, और इस चैप्टर में से एक क्वेश्चन आता ही आता है, ऐसी बात नहीं है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ ढल सकने में सफल होती है, लेकिन यशोधर बाबू असफल रहते हैं, ऐसा क्यों? तो यशोधर बाबू, उनकी पत्नी में कुछ वैचारिक मतभेद दिखाई देता है। यशोधर बाबू की पत्नी जब अपने पहाड़ी गांव से उनके साथ दिल्ली आई थी तब वह पूरी तरह ग्रामीण थी। उस समय यशोधर का संयुक्त परिवार था और ताऊ और उनकी दो बहुएं भी साथ में रहती थी। उस समय यशोधर की पत्नी को कुमाऊनी मूल संस्कारों के अनुसार आचार व्यवहार के बंधनों में जकड़कर रहना पड़ता था, ठीक है। तो काफी नाखुश थी वो, मतलब प्रसन्न नहीं थी।
बाद में बच्चे बड़े हो गए तो उनकी तरफदारी करने लगी और बेटी के कहने पर वह समय के अनुसार आधुनिक बनने का प्रयास करने लगी। यशोधर की सिल्वर वेडिंग पार्टी के अवसर पर तो उसने होठों पर लाली और बालों पर खिजाब लगा लिया था, बिना बाँ का ब्लाउज पहन रखा था और सिर पर पल्लू नहीं रखा था। इस तरह यशोधर की पत्नी समय के साथ ढल सकने में सफल हो जाती है। पत्नी की तरह स्वयं को समयानुसार डालने में सफल नहीं रहते हैं। लेकिन आ जाएगा, लेकिन यशोधर बाबू अपनी पत्नी की तरह स्वयं को समय के साथ डालने में असफल रहते हैं। पाठ में जो हुआ होगा वाक्य की आप कितनी अर्थ छवियां खोज सकेंगे। तो प्रस्तुत पाठ में जब किसी जाति भाई ने यशोधर से गांव में हुआ किशनदा की मृत्यु का कारण पूछा तो यशोधर बाबू ने जवाब दिया कि जो हुआ होगा, जो भी उनके साथ हुआ घटित हुआ होगा, उनसे उनकी मृत्यु हुई है। और हर व्यक्ति की मृत्यु यानी कि हर एक जीवित प्राणी की मृत्यु किसी कारण से ही होती है। तो उन्होंने भी यही बताया। जय श्री कृष्ण। इसका अर्थ यह है कि पता नहीं किस कारण उनकी मृत्यु हुई। किशनदा बिना बाल बच्चों वाले अर्थात अविवाहित थे, इसलिए उनकी मृत्यु को लेकर किसी को भी यह जानने की जरूरत नहीं थी कि उनकी देखभाल हुई है नहीं हुई है। इससे किशनदा के जीवन को लेकर लोगों की उदासीनता व्यंजित हुई है। दूसरी बार जो हुआ होगा वाक्य से बाल बच्चों का न होना, घर परिवार करना होना, रिटायर होकर गांव के एक कोने में बैठकर विवश जीवन यापन करना अर्थ व्यक्त हुआ है। तीसरी बार पाठ में अंत में अपने बेटे के रूखे व्यवहार और पत्नी की उदासीनता से यशोधर बाबू को अपनी उपेक्षा का बोध हुआ। तब यशोधर बाबू स्वयं किशनदा की तरह उपेक्षित मानने लगा और कहने लगा कि उनकी मौत जो हुआ होगा से होगी, अर्थात इस तरह की उपेक्षा मिलने से ही हुई होगी। मतलब अगर उपेक्षा तो क्या, किशनदा का तो परिवार ही नहीं था, तो रिटायरमेंट के बाद में जब ये चले गए तो अकेले रहते होंगे, कोई ध्यान रखने वाला नहीं होगा, सगे संबंधी भी नहीं आए होंगे, तो हो सकता है कि नहीं हुआ हो। क्वेश्चन नंबर 3, समहाउ इम्प्रॉपर वाक्यांश का प्रयोग यशोधर बाबू लगभग हर वाक्य के प्रारंभ में तकिया कलाम की तरह करते हैं। इस वाक्यांश का उनके व्यक्तित्व और कहानी के कथ्य से क्या संबंध बनता है। तो प्रस्तुत कहानी में समहाउ इम्प्रॉपर वाक्यांश का प्रयोग 1 दर्जन से भी अधिक बार हुआ है, मतलब 12-13 बार से भी ज्यादा हुआ है। यशोधर बाबू का तकिया कलाम और इसका संबंध यशोधर बाबू के व्यक्तित्व से है। वह पुराने सिद्धांतों से चिपका हुआ व्यक्ति है। पुराने सिद्धांत यानी कि पुरानी तरीके से ही अपना जीवन यापन करना चाह रहे, क्वार्टर नया घर नहीं बनाना चाहते क्योंकि क्वार्टर में ही जीवन यापन करना चाह रहे। उन्होंने भी सरकारी नौकरी के तहत जो क्वार्टर मिला था उसमें समय बिताया। अब वे चाह रहे हैं कि मेरे बेटे की भी अगर नौकरी लग जाती है तो हम क्वार्टर को छोड़े ही नहीं, हम क्वार्टर में ही अपना जीवन बिता देंगे। क्या मतलब है नया घर बनाना, ये लाना वो लाना, घर में इतनी लग्जरी सामान लेकर आना, उससे क्या मतलब है। तो उनके जो विचार है वो काफी पुराने थे, ठीक है। वह पुराने सिद्धांतों से चिपका हुआ व्यक्ति है, इस कारण नए जमाने के साथ तालमेल न बिठा पाने के से वह कुछ असंतुष्ट होने पर ऐसा कहता है कि वह हर चीज का मूल्यांकन अपनी सोच के आधार पर करता है। उसे किशनदा की परंपरा तथा बुजुर्ग लोगों की मान्यताओं का सदा ध्यान रहता है, क्योंकि किशनदा भी कैसे थे भाई, बुजुर्ग थे। क्वेश्चन नंबर 4 आता है कि यशोधर बाबू की कहानी को दिशा देने में किशनदा की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आपके जीवन को दिशा देने में किसका महत्वपूर्ण योगदान रहा होगा और कैसे। तो यशोधर बाबू का जीवन किशनदा के व्यक्तित्व से पूरी तरह प्रभावित था। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन यहां तक आ सकता है बच्चों, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिएगा, है ना। यहां तक अब विचार नहीं पूछे जाएंगे कि आपके क्या है। यशोधर बाबू का जीवन किशनदा के व्यक्तित्व से पूरी तरह प्रभावित था और यशोधर एक प्रकार से किशनदा के शिष्य और मानस पुत्र थे, यानी कि मन से माने हुए पुत्र थे। किशनदा ने ही उन्हें सर्वप्रथम सहारा दिया था और फिर नौकरी पर लगाया था और जीवन के निर्माण की अनेक शिक्षाएं दी थी। इसी कारण यशोधर बाबू हर बात पर किशनदा का स्मरण कर उनसे प्रेरणा लेते रहते थे। कार्यालय में अधीनस्थ कर्मचारियों से, अन्य लोगों से, सामाजिक कार्यकलापों एवं घर गृहस्थी आदि सभी कामों में प्रवृत्त रहने पर वे पूर्णतया किशनदा को अपना आदर्श मानते थे। ठीक है, ये तो हो गया। अब यशोधर बाबू की तरह ही मेरे जीवन को दिशा देने में, ये यहाँ तक ही आंसर है बच्चों इसका। उसके बाद दूसरा पूछा गया कि आपके जीवन में कौन आपके गुरुजी ऐसे। मेरे जीवन को दिशा देने में मेरे एक गुरुजी का तथा बड़े भाई का महत्वपूर्ण योगदान रहा है।
पिताजी की असामयिक मृत्यु हो जाने पर भी बड़े भाई ने मुझे पढ़ा लिखा कर योग्य बनाया और गुरु जी ने मुझे सदाचारण, स्वाभिमान और मानवीय आदर्शों को अपनाने की प्रेरणा दी। इसी से मैं अपने व्यक्तित्व को ढाल सका हूं। ठीक है, नेक्स्ट चलिए। सिल्वर वेडिंग कहानी किस द्वंद्व पर आधारित है? तो यशोधर बाबू पुरानी पीढ़ी के प्रतिनिधि है और उनके बच्चे आधुनिक रंग ढंग और प्रगति के दीवाने। पूरी कहानी इसी द्वंद्व पर आधारित है, 2 जनरेशन का जो फेरबदल है उसी के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 6 है कि यशोधर बाबू के अधीनस्थ नए कर्मचारी उनकी उपेक्षा क्यों करते थे, वही उनकी तरफ ध्यान क्यों नहीं देते थे? तो यशोधर बाबू पुरानी परंपराओं को सही और नई परंपराओं को समहाउ इम्प्रॉपर कहते थे। इस कारण से अधीनस्थ कर्मचारी उनकी उपेक्षा करते थे, क्योंकि सभी परिवर्तन के साथ चलते हैं, जमाने के साथ चलते हैं, समाज के साथ चलते हैं, दुनिया के साथ चलते हैं, लेकिन यशोधर बाबू वहीं थे जहां से उनका जीवन शुरू हुआ था, इसलिए उनका तालमेल बैठता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 आता है, सिल्वर वेडिंग कहानी में लेखक क्या कहना चाहता है? तो लेखक कहना चाहता है कि यदि नित्य बदलती दुनिया में सम्मान से जीना चाहते हो तो नए परिवर्तनों को अनुचित बनाने की बजाय उन्हें स्वीकार करो। स्वीकार करके चलोगे तो सही चलोगे। यशोधर बाबू की कौन सी बात उनके पत्नी बच्चों को अखरती है? तो दफ्तर से लौटते हुए रोजाना बिड़ला मंदिर जाना और उद्यान में बैठकर प्रवचन सुनना, यह बात उनके पत्नी बच्चों को अखरती है। अच्छा नहीं लगता है उनको। यशोधर बाबू अपने परिवार से क्या अपेक्षा करते हैं, उम्मीदें करते हैं? तो वे अपने परिवार से अपेक्षा करते हैं कि सभी उनका सम्मान करें और हर बात में उनकी राय ली जाए, लेकिन बच्चे अपना वेतन उनको लाकर दे, लेकिन ऐसा होता नहीं है, इसलिए उनको क्या लगता है, समहाउ इम्प्रॉपर प्रतीत होता है। यशोधर बाबू सिल्वर वेडिंग के दिन असहयोगी रवैया क्यों अपनाते हैं? यशोधर बाबू के साथ घर में बेगानों जैसा व्यवहार किया जाता है, इस कारण वे सिल्वर वेडिंग के दिन असहयोगी जैसा व्यवहार अपनाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके घर में उनकी बात नहीं मानी जा रही और आज उनके साथ में इतना स्नेह बरसाया जा रहा है, तो उनको थोड़ा सा समझ में नहीं आया था और अच्छा भी नहीं लग रहा था। सिल्वर वेडिंग कहानी में किस प्रवृत्ति पर व्यंग किया गया है? तो प्रस्तुत कहानी में आधुनिकता के मोह में पाश्चात्य संस्कृति के अंधानुकरण और मानव मूल्यों की हास की प्रवृत्ति पर व्यंग किया गया है। तो भले हम कितना ही आगे बढ़ जाए, ठीक है, कितने ही परिवर्तनशील हो जाए, कितने ही आधुनिक हो जाए, लेकिन हमारे मानव मूल्यों का हमें कभी भी त्याग नहीं करना चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, सिल्वर वेडिंग कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि जीवन में आधुनिकता का समावेश करें, परंतु पाश्चात्य संस्कृति का अंधानुकरण नहीं करना चाहिए। भले ही वे अपने घर में आधुनिक सामानों का संचय कर रहे थे, लेकिन जिस प्रकार से यशोधर बाबू की पुत्री जो बिल्कुल एक सैंडो बनियान की तरह जो टॉप पहन रखा था, या फिर उनकी पत्नी का वो जो विवरण करते हैं, उनका वर्णन कर रहे हैं कि उन्होंने बिना स्लीव का, बिना बाहा का ब्लाउज पहन रखा था, या ऐसी भद्रता जहां पर आ जाती है, भद्रता जहां पर आ जाती है, वो काम हमें नहीं करना चाहिए। सिल्वर वेडिंग कहानी की मूल संवेदना अपने शब्दों में लिखिए। तो सिल्वर वेडिंग कहानी में मुख्य रूप से पुरानी पीढ़ी नई पीढ़ी के टकराव का चित्रण किया गया है। यशोधर बाबू प्राचीन मान्यताओं के समर्थक है और किशनदा के मानस पुत्र। वे किशनदा को आदर्श मार्ग प्रदर्शक मानते हैं और उन्हीं के दिखाए मार्ग से चिपके रहते हैं। ठीक है। जबकि उनके बच्चे तथा अर्थात नए बच्चे पश्चिमी संस्कृति को अंधाधुंध अपना रहे हैं। इससे उनके पारिवारिक परिवेश में पीढ़ियों का द्वंद्व रहने लगा है। पुरानी पीढ़ी हाशिए पर खड़ी लाकर नजर आने लगी है और यही कहानी की मूल संवेदना है, और लेखक बिना कहे नई पीढ़ी को संदेश देना चाहता है कि वह अपने पूर्वजों का, पारिवारिकता का और परंपराओं का सम्मान करे, उन्हें तिलांजलि न दे और नई पीढ़ी नई चुनौतियों के अनुसार ढलना सीखे। ठीक है। तो जो भी है बच्चों, पाठ का जो उद्देश्य है वो हमें समझाने का और हम समझ पा रहे हैं। यशोधर बाबू के बच्चों का कौन सा पक्ष आपत्तिजनक है सिल्वर वेडिंग कहानी के आधार पर बताइए, कहाँ सही नहीं है? तो यशोधर बाबू के बच्चे परिश्रमी, प्रतिभाशाली है, किंतु उनका जो व्यवहार है आपत्तिजनक है। उनके मन में अपने पिता, रिश्तेदार, समाज आदि के प्रति नकारात्मकता समाई हुई है, यानी कि अपने पिता के संबंधियों को वो आदर सत्कार नहीं करते हैं। इसी कारण में पिता और समाज की कदम कदम पर उपेक्षा करते हैं। वे पिता को यह बताना भी उचित नहीं समझते हैं कि उनकी सिल्वर वेडिंग मनाने जा रहे हैं। ये बात तो मैंने स्टार्टिंग में बताई थी आपको। इतना ही नहीं, भूषण अपनी मन मर्जी में से पर्दे और सोफा, डबल बेड, टीवी आदि भी ले आता है। मतलब घर में आपके बुजुर्ग है तो चलिए आप खुद लेके आइए, लेकिन सलाह मशवरा तो कर सकते हैं, उनसे बातचीत तो कर सकते हो। जो भी बातचीत है और उस बातचीत का क्या हल निकलता है, आपको क्या करना है, कैसे लाना है, कौन सी कंपनी का लाना है, तो
बहुत सारी चीजें जो है हमें बुजुर्गों से पता होती हैं। वह अपना वेतन भी पिता के हाथों में नहीं सौंपता है, बल्कि वह पिता से ही यह कहता है कि वह कोई अच्छा सा नौकर रख ले जिसका वेतन वह खुद दे देगा। इसी प्रकार वह सिल्वर वेडिंग पर गाउन का उपहार देकर कहता है कि वे फटा हुआ पुलोवर पहनकर दूध लेने न जाया करे। उनकी लड़की खुद तो कपड़े ढंग से पहनती नहीं है और पिता को उपदेश देते हुए झिड़की देने लगती है। बच्चों के इस प्रकार के व्यवहार से पिता के मन में विक्षोभ उत्पन्न होता है, पीड़ा उत्पन्न होती है, एक तरह का जो परिवार से कटाव उत्पन्न हो जाता है। यशोधर बाबू का व्यवहार आपको कैसा लगा, सिल्वर वेडिंग कहानी के आधार पर बताइए। तो सिल्वर वेडिंग कहानी के नायक यशोधर बाबू चाहे नए जमाने के साथ कदम दर कदम चलने वाले अग्रणी प्रगतिशील न हो, किंतु वे नए जमाने के पीछे पीछे चलने वाले प्राणी अवश्य है। तो बच्चे जो कर रहे थे उनका मन अनमने मन से न चाहते हुए भी वो उस चीज को स्वीकार कर रहे थे। उनके मन में पुराने समय की सरल सादी जिंदगी का मोह है, वे संस्कारी है, उन्होंने जमाने को देखा ही नहीं जिया भी है, वे स्थिति और परिस्थिति में से परिचित है। वैसे भी अधेड़ होने के कारण उनके जीवन की गति कुछ मंद हो चुकी है, इसलिए वह आराम और शांति के पक्षधर है। उन्हें नया परिवर्तन बच्चों की आकांक्षाओं के अनुसार मजबूरी में अपनाना पड़ता है। उनके अपनाने से उनके पुराने संस्कार टूटते, यहाँ आ जाएगा, टूटते हैं, फिर भी संकोच पूर्वक हर परिवर्तन को अपना लेते हैं। वे उनके प्रति विद्रोह और विरोध नहीं करते हैं, विद्रोह नहीं करते मुझे नहीं करना, या बिल्कुल जैसे उनका बेटा जो गाउन लेकर आया था उसको पहन लिया था, उन्होंने मना नहीं किया, बिना मन के पहना लेकिन पहन लिया था। ठीक है, ढलती आयु में मनुष्य से इतने ही परिवर्तन की अपेक्षा की जा सकती है। इस दृष्टि से यशोधर बाबू का व्यवहार सामंजस्यपूर्ण लगा, क्योंकि वे नई जीवन शैली के अनुसार ढलने की पूरी कोशिश भी करते हैं। ठीक है, सिल्वर वेडिंग कहानी के आधार पर यशोधर बाबू के चरित्र की विशेषता बताइए। तो यशोधर बाबू सिल्वर वेडिंग कहानी के चरित्र नायक है। वे नए परिवेश में मिसफिट होने की त्रासदी झेलते हुए परंपरावादी व्यक्ति हैं। उनके चरित्र की प्रमुख विशेषता इस प्रकार है कि परंपराओं के निर्वाहक यशोधर बाबू परंपराओं के निर्वाहक है, और वे रिश्ते नातों को बहुत ही, यहाँ पहला पॉइंट है ये हमारा, बहुत ही अधिक तवज्जो देते हैं, मतलब कि अहमियत देते हैं। साथ ही वे रामलीला, होली, गवाना, जन्यों पुण्यों की परंपरा का पालन करना चाहते हैं, और वे रोज धार्मिक प्रवचन भी सुनते जाते हैं और पूजा पाठ भी करते हैं। ठीक है, आधुनिकता के विरोधी, दूसरा पॉइंट, यशोधर बाबू आधुनिकता के नाम पर मनमानी करने, उछरंग होने, कम कपड़े पहनने और नए नए उपकरणों को अपनाने के पक्षधर नहीं है। उन्हें शादी की सिल्वर वेडिंग मनाना गैर जरूरी लगता है, इसलिए वे अड़ियल होकर न विरोध करते हैं और न समर्थन करते हैं। कर्तव्य निष्ठ यशोधर बाबू, यहाँ पर ये तीसरा पॉइंट आएगा बच्चों, थोड़ा ना इसको, तीसरा पॉइंट है ये यहाँ पर, यशोधर बाबू कर्तव्य निष्ठ है। वे अपने कर्तव्यों को कार्यालय और परिवार में पूरी निष्ठा के साथ निभाते हैं। वे चारों ओर के विरोध के बावजूद पिता का कर्तव्य पूरी तरह से निभाते हैं, चाहे उनके बेटे कितना ही विरोध करे लेकिन फिर भी निभाते हैं। यशोधर बाबू अपने बच्चों से क्या अपेक्षा रखते हैं, सिल्वर वेडिंग कहानी के आधार पर बताइए। यशोधर बाबू बच्चों से अपेक्षा रखते हैं कि वे उन्हें बुजुर्ग और सांसारिक जीवन का अनुभव संपन्न व्यक्ति माने, उनका सामना करे, घर गृहस्थी के हर मामले में उनसे सलाह ली जाए, कोई भी काम उनसे पूछे बिना नहीं किया जाए, और बच्चे अपना वेतन भी उन्हें लाकर दे। इसके साथ ही वे चाहते हैं कि उनके बेटे घर के रोजमर्रा के कामों में उनका हाथ बटाए, उनकी इच्छा अनुसार उनकी लड़की शालीन कपड़े पहने, साथ ही वे रिश्तेदारी और सामाजिक कार्यों में उनका सहयोग करे, परंपराओं को निभाए, धार्मिक कार्यों के प्रति आकर्षित हो। सिल्वर वेडिंग पर बड़े बेटे ने उनसे कहा कि सवेरे उन्हीं ड्रेस गाउन पहनकर आप दूध लेने जाया करें। यह बात यशोधर बाबू को अच्छी नहीं लगी, क्योंकि उनकी अपेक्षा थी कि वह स्वयं दूध लाने हेतु कहेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो बस यहीं पर यशोधर बाबू जो है थोड़े से भावुक हो गए थे। उनको लगा कि बच्चों ने मेरी जिम्मेदारी नहीं ली है, बल्कि मुझे मेरा काम कैसे करना है ये वो मुझे सिखा रहे हैं। तो अब ये जो कार्य है यशोधर बाबू कर तो लेते हैं, लेकिन अनमने ढंग से करते हैं। पुस्तक में कहा गया है, कहानी के माध्यम से कुछ लोगों के विचार होते हैं कि सबको नई पीढ़ी के साथ तालमेल बिठा लेना चाहिए, लेकिन नई पीढ़ी का भी तो दायित्व बनता है पुरानी पीढ़ी के लोगों से तालमेल बिठाने का, पुराने संस्कार और सभ्यताओं को अपनाए रखने का, नैतिक मूल्य, मानवीय मूल्यों को सुरक्षित रखने का उनका भी तो दायित्व बनता है। तो वो कहाँ चले गए हैं। तो इसी के साथ चलिए बच्चों आज विदा लेती हूँ। तो हमारा ये चैप्टर खत्म हुआ है।
कल करेंगे हम जूझ कहानी जो है, वितान की सेकंड कहानी, उसको पढ़ेंगे। ऑलमोस्ट देखती हूँ एक बार में हो जाता है तो अच्छा है, वरना 2 लेक्चर में करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच बच्चों, फिर मिलते हैं।